बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज शो का आगाज़ करेंगे। आईसीसी ने कुछ अवार्ड्स का ऐलान किया जिसमें मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, साथ ही टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी शामिल हैं। बड़े ज़बरदस्त ये अवार्ड्स हैं और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से जब टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह ने ये अवार्ड अपने नाम किया, जबकि अफगानिस्तान के ऑलराउंडर अज़मतुल्लाह उमर ज़ई ने अपना एक अवार्ड जीता है जी, मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। शानदार एक साल रहा उनका 2024 से लेकर अब तक। जब आप बात करते हैं वन इंटरनेशनल क्रिकेट की तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। और वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर न्यूजीलैंड की अमीलिया कर्र हैं, जो कि बड़ी इंपैक्टफुल साबित हुई न्यूजीलैंड की पूरी कैंपेन में। उनको वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया। तो बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज इन तीनों की रही हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक तरह से अगर आप ये तमाम अवार्ड्स को देखते हैं तो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज थी ये तीनों, तो इनके बारे में ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे और इनको वन बाय वन ज़रूर एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपसे बात करनी है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच, जिसका आगाज़ कल से होने जा रहा है। एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है। हाँ, अब ऑलरेडी क्वालिफिकेशंस तो हो चुकी हैं, लेकिन अगर कुछ सिनारियो और होता तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी अहम सीरीज़ थी ये। लेकिन श्रीलंका मुझे लगता है बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन लेकर आएगी और ऑस्ट्रेलिया को भी इन कंडीशंस में खेलने का थोड़ा सा ज़रा एक इम्पैक्ट दिखाना होगा। तो एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ है। और ऑल्दो कि अब हम टेस्ट चैम्पियनशिप के कैलेंडर के अख्ताम तक पहुँच रहे हैं, लेकिन आई थिंक फिर भी ये सीरीज़ बड़ी ज़रूरी साबित होने वाली है। उसके बाद आपसे बात करनी है आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट की, जहाँ पर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर 6 मरहले में शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शानदार कारकर्दगी रही। इस मैच के बारे में भी आपसे बात करेंगे और वो जो लाइनअप अब कंप्लीट होती जा रही है उस पर भी एक नज़र डालेंगे कि किसके पास वो स्किल लेवल है इस एज के ऊपर जहाँ पर वो चैंपियंस बन सकते हैं। और उसके बाद फिर आपसे बात करनी है चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है। उसमें पाकिस्तान में होने वाले मैचेस की टिकट्स जो हैं उसकी फ़रोख्त जो है अब उसका आगाज़ हो चुका है। तो एक पूरा प्लान भी दिया गया है जिसके तहत आपको पता चलेगा कि किस जगह पर मैच है, कितने की टिकट है, कौन सी कैटेगरी है। तो तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने होंगी। ये तमाम चीज़ें आपको आज बताएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे मुखातिब होकर एक बड़ी अहम चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, और वो हर टूर्नामेंट से पहले हम ज़रूर कहते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसका ओनस और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और वो ये है कि ये टूर्नामेंट आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल करा रहा है। तो ऑफकोर्स पीसीबी इसमें होस्ट ज़रूर है, लेकिन मैं आप लोगों को बावर कराना चाहता हूँ और पूरे यकीन से कहना चाहता हूँ कि यकीन कीजिए मैं भी टिकट खरीद कर स्टेडियम का रुख करूंगा। तो इसलिए आप लोग ये तवक्को ना कीजिए, जो मेजॉरिटी हमें कहते हैं टिकट्स के लिए, कि यकीन कीजिए इस बार अगर आपको मिले तो आप हमें बताइए, हमारे पास तो ऐसा कोई पास या टिकट नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ये मेरे ख्याल से तफसील बताना ज़रूरी थी। हमने कहा इसका एक नैरेटिव हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही बिल्ड करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑल्दो हम हर टूर्नामेंट में कहते हैं लेकिन फिर भी एक भरमार रहती है लोगों की, जो बाद में खफा भी हो जाते हैं कि हमने टिकट नहीं दिया। तो यकीन कीजिए हम खुद टिकट खरीद कर दे रहे हैं। हाँ, अगर आपके लिए ख़रीदना है टिकट तो फिर आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हम अवैस को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो है वो आपके लिए ख़रीद के आपको पहुँचा दें। तो ये गुफ्तगू आपसे बड़ी ज़रूरी थी। मेहमानों का तारुफ आपसे कराएंगे। सबसे पहले स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, हाल ही में मुल्तान से वापस आई हैं, सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा प्रेशर फील कर रहे हैं आप टिकट्स का। हाँ, अभी से बिल्डअप होना शुरू हो गया, बल्कि इससे पहले ही हो गया। आप यकीन कीजिए जो वेस्ट इंडीज़ का प्रैक्टिस मैच हो रहा था इस्लामाबाद क्लब में, उसके लिए भी लोगों को शायद लग रहा था हमने टिकट्स बचाए हुए हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो मेरे ख्याल से ये कहना ज़रूरी था। और ख़ास तौर पर मुझे लगता है आज सना भी इस चीज़ के बारे में आपको आगाह करेंगी कि बड़ा सिंपल प्रोसेस है टिकट खरीदने का। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और साथी एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक। आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे बड़ा सर? अहमद, बड़ा अच्छा किया आपने सर। कि मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आना शुरू हो गए थे कि जी टिकट, और ये आपने बहुत अच्छा किया कि इसको बता दिया कि आईसीसी का इवेंट है, ये पीएसएल या टेस्ट मैच नहीं है कि क्रिकेट बोर्ड के पास टिकट्स हों। और इवन जर्नलिस्ट के लिए भी ओनली क्लैरिफाई किया आपने जी। और ये जो मैसेज है, अगर उनमें से कोई सुन रहा है तो मेरा ख्याल है उसको जरूर ये चीज़ ध्यान में होनी सर चाहिए। मेरे ख्याल से इसको एक फिलर बना के बार बार इसको डिजिटल मीडिया पे चलाया जाए, बल्कि हम सब भी अपने इसको स्टेटस पर अपलोड कर लें ताकि लोगों को यकीन आ जाए कि ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को आज डिस्कस करना है। सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि क्रिकेटर ऑफ द ईयर के जो अवार्ड्स हैं उसमें सबसे पहले अमीलिया कर्र की बात करनी है, जिनको वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। मेरे ख्याल से सबसे यंगेस्ट थी जब इन्होंने 200 किया वनडे में। और चाहे आप इनको 3 नंबर खिला लें, 4 नंबर खिला लें, 6 नंबर खिला लें, ये बैटिंग कहीं पर कर सकती हैं। लेग स्पिनर हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त, गूगली भी इनके पास मौजूद है।
और बहुत ही यंग एज में ये न्यूजीलैंड की टीम का हिस्सा बन गई थी। और जो सबसे इस साल की बड़ी परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली उनकी जो T20 वर्ल्ड कप में कारकर्दगी थी। और सूजी बेट्स, सोफी डिवाइन उनके बचपन के चाइल्डहुड हीरोज़ थे और उनके साथ वर्ल्ड कप जीतना आई थिंक बहुत ही स्पेशल ईयर रहा है। और अब वो अपने प्राइम पे पहुंचती जा रही हैं। बहुत अरसे से मैं इनका ओवरऑल प्रोग्रेस देख रही हूँ, डेवलपमेंट एज ए प्लेयर देख रही हूँ। सारी लीग्स खेलती हैं दुनिया की और बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं। मतलब एक जेन्युइन ऑलराउंडर है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आप इनको बैटिंग ऑलराउंडर बोलें या बॉलिंग ऑलराउंडर बोलें। ये इतनी ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं कि दोनों चीज़ों पे ये अकेले खाली बैटिंग पे भी टीम में सिलेक्ट होती हैं और अकेली खाली बॉलिंग के ऊपर भी टीम में सिलेक्ट होती हैं। और मुझे लगता है कि क्या पता न्यूजीलैंड की फ्यूचर कप्तान भी इनको बनाया जा सकता है। तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा ये फैसला है कि इनको ये अच्छा जिन दो प्लेयर्स की जो स्टॉलवर्ड्स हैं न्यूजीलैंड की जिनका आपने नाम लिया, मज़े की बात ये कहती हैं जब मैं नेट्स में थी तो मैं उनको इमिटेट करती थी। तो मतलब इतना ज़बरदस्त जर्नी है कि फिर आप उन्हीं के साथ स्टेज शेयर कर रहे हो। बिल्कुल। और उन दोनों की ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। सूजी बेट्स ख़ास तौर पे इसकी प्रॉपर मेंटोर रही है। उनका रिलेशनशिप मैंने पूरा देखा है किस तरीके से सूजी बेट्स की कप्तानी में शुरू में बहुत ज़्यादा इसको डेवलप किया, पर सूजी बेट्स ने कप्तानी छोड़ी, सोफी डिवाइन आई और उन्होंने भी उन लोगों को आगे साथ अपने चलाया। तो न्यूजीलैंड की टीम का कल्चर एक बहुत ही ज़बरदस्त कल्चर है। ना सिर्फ उनकी आपस में बहुत ज़्यादा हार्मनी है पर दूसरी टीम्स के साथ भी एक बड़ा अच्छा उनका हमेशा से माहौल रहता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे रिस्पेक्ट हमेशा से रहती है इन प्लेयर्स की। और स्किल लेवल भी इसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मुझे नहीं लगता कि इसकी एज ग्रुप में इस वक्त और इतना ज़बरदस्त कोई ऑलराउंडर, हेली मैथ्यूज़ इनसे थोड़ी सी सीनियर है, वो भी बहुत ज़बरदस्त इस वक्त ऑलराउंडर है दुनिया की। लेकिन अगर स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात करें तो टॉप ऑर्डर में जो बैटिंग कर सकती हो और इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर सकती हो, बहुत ही आउट क्लास प्लेयर है। वैसे इसमें अब अगर मेंस की तरफ हम रुख करें तो अज़मतुल्लाह उमरज़ई, अफ़गानिस्तान की क्रिकेट की आप हमेशा तारीफ़ करते हैं कि उनका मॉडल बड़ा ज़बरदस्त होता जा रहा है, बड़े अच्छे क्रिकेटर्स हो रहे हैं। ये उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट साबित होगा नोइंग के उन्हीं में से एक लॉट में से एक प्लेयर ऐसा है जो मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। यार अहमद भाई, जब आपके पास अगर हम पूरे मेंस अगर अफगानिस्तान सेटअप की बात करें तो वहाँ पर मैंने कहा ना बहुत ही कम गिने चुने उनके पास अपने हीरोज़ हैं जिनको वो आइडलाइज करते हैं। जिसमें आपका नबी हो गया, उसके अलावा राशिद खान को बहुत ज़्यादा आइडलाइज किया जाता है, उससे पहले नौरोज़ मंगल वगैरह थे। उन सीनियर्स के अंदर रहना, सेटअप के अंदर फिर एक यंगस्टर का आके अपना अवार्ड जीतना, ये बड़ी बात होती है। दैट मीन्स कि आपका स्किल जो सा है वो शो करता है कितना उसने जिस तरीके से अपने आप के ऊपर मेहनत की है। उमरज़ई मुझे याद है जब अफगानिस्तान के लिए डेब्यू किया था, बहुत से उसके ऊपर स्पेकुलेशंस ये ज़रूर थे कि यार क्या ये बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। जिस तरीके से उसने अपने आप को इम्प्रोवाइज़ किया, आप मुझे ऐसा वो एक कैरेक्टर नज़र आता है कि आप उसको डाउन दी ऑर्डर या आप उसका ऐसा फ्लोटर खिला सकते हो जब आपको ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच भी चाहिए होती है। बॉलिंग की बात करें तो उसका स्लोअर वन जिस तरीके से बैक ऑफ द हैंड वो यूज़ करता है, तो एक शोकेस मैं कहता हूँ आपको नज़र आ रहा है अफगानिस्तान में। मैंने क्योंकि इस टीम को चढ़ते हुए देखा है, मैंने आपसे बहुत दफ़ा डिस्कस किया है जब नौरोज़ मंगल इनके कप्तान होते थे, जो बेसिकली आइडलाइज जिसको सब कोई करता था अफगानिस्तान के अंदर, वहाँ से लेके हामिद हो गया, शाहपुर हो गया, उस सेटअप के साथ लेके चलना। मुझे आज भी पता है कि इनका वो सेटअप नहीं है जब आप बात करते हो टेस्ट क्रिकेट की, ओडीआई क्रिकेट की, लेकिन अब आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रहा है कि स्टेबिलिटी इनके अंदर नज़र आ रही है। उमरज़ई जैसे जो यंगस्टर्स हैं और जो आगे इनके अंडर 19 कैटेगरी के लड़कों की बात करें तो ये फ्यूचर है अफगानिस्तान के। और नबी ने एक बड़ा क्रूशल रोल मैं कहता हूँ उमरज़ई की लाइफ के अंदर प्ले किया, ख़ास करके जब आप उनकी बॉन्डिंग भी देखें, जब आप लीग क्रिकेट के अंदर अभी भी इस वक्त तो दोनों एक ही टीम में मौजूद हैं, तो बड़े क्लोज बॉन्ड उनके साथ आपको नज़र आता है। और नबी ने इसको बड़े बैड पैच के अंदर सपोर्ट भी किया उमरज़ई को। अच्छी बात है कि मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट अफगानिस्तान के जो 2-3 मैं कहता हूँ हीरोज़ थे, उनसे निकल के भाई एक नया हीरो यंगस्टर्स के लिए खास करके एज एन ऑलराउंडर आपको नजर, आपको पेस बैटरी के अंदर आपको नजर आता है। बिल्कुल मोहित शाह साहब, इन तमाम तर जितने ये अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं इसमें जसप्रीत बुमराह जो हैं उनकी परफॉर्मेंस तो मेरी ख़ास तौर पर पर्सनल फेवरेट रही है। और मुझे वो 2013 का साल याद आता है जब इन्होंने आईपीएल में मुंबई के लिए डेब्यू किया था। तो उसके फ़ौरन बाद क्योंकि इनका यॉर्कर बड़ा अच्छा था तो वो एक प्रैक्टिस की बात की जाती थी कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रेजेंटर ने कहा कि आप यू कुड बी वन ऑफ द बेस्ट T20 स्पेशलिस्ट आने वाले वक्तों में। तो वहाँ पर मुझे याद है उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने करियर में एज अ टेस्ट क्रिकेटर जो है वो चाहता हूँ कि मुझे जाना जाए और मैं इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। वहाँ से लेकर जब मैं आज का सफ़र देखता हूँ कितना रिमार्केबल है और ऐसा बॉलर जिसका फोकस हमेशा से टेस्ट क्रिकेट पर रहा है। देखें जी, यही एक जो बड़ा प्लेयर होता है ना, ग्रेट प्लेयर, उसका खासा ये होता है कि वो फोकस करता है टेस्ट क्रिकेट को, वो फोकस नहीं करता T20 क्रिकेट को, फोकस नहीं करता वनडे क्रिकेट को। उसको पता है कि रियल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट होता है। और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर बॉलिंग की, 71 विकेट्स ली, अराउंड 14 की एवरेज,
और इंडिया को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया कि इंडिया वाज थ्रेटनिंग टू प्ले द फाइनल, और तकरीबन करीब आ गया था, और सिंगल हैंडेडली आप देखें ना पूरा बोझ लिया पूरा इंडिया की बॉलिंग अटैक का। एक मैं कहता हूँ कि ज़रूर असराज थे, ज़रूर साथ उनके एक सपोर्ट था, लेकिन वो जो उनकी परफॉर्मेंस थी या उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ख़ासकर जाके ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स पे, इवन एट होम, हर जहाँ पे वो खेले हैं, जब जब खेले हैं, एक आध बीच में थोड़ा रेस्ट भी किया उन्होंने, लेकिन जब जब खेले हैं उन्होंने इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और एग्जाम्पल सेट की है अपने इंडियन जो और आने वाले पेसर्स हैं उनको ये बताया। हालांकि बुमराह इज़ नाउ 31, आप देखें 31 साल की उनकी उम्र है, और 31 साल में फील होता है कि एक फास्ट बॉलर जो है वो डिक्लाइन पे उसकी शुरू हो जाती है, लेकिन बुमराह की अभी तक डिक्लाइन मुझे नज़र नहीं आई, बल्कि वो ही रिदम था इस पूरे साल में, उसी पैशन से उन्होंने बॉल की, उसी एक मैं कहता हूँ कि जो उनका एक खासा है और जो उनका एक फोटे है, उसी तरीके से उन्होंने बॉलिंग करके इंडिया को बहुत अच्छी विक्ट्रीज दिलवाई। और ये इंडिया, मैं तो ये समझता हूँ जी कि अब बुमराह अगर किसी वक्त इंडिया के लिए नहीं खेलेंगे तो इंडिया को बड़ा प्रॉब्लम होगा। और आइंदा, क्योंकि एक फास्ट बॉलर की एक मखसूस एज होती है अराउंड 34-35 से बहुत मुश्किल है कि ऊपर जा सके। अगले तो 3 साल में अगर इंडिया कोई इनका बैकअप तैयार नहीं कर सकता तो जसप्रीत बुमराह ने जो कंट्रीब्यूट किया इंडियन क्रिकेट के लिए उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और इंडिया फिर स्ट्रगल करेगा। खासकर अवे सीरीज में इंडिया बहुत स्ट्रगल करेगा अगर इनके पास वो कोई आउटस्टैंडिंग बॉलर बुमराह जैसा उन्होंने ग्रूम ना किया, आगे ना आया और उस तरह का ना आया। और ये आपने जो उसकी बात की, जब IPL वो खेले और 13-14 में, और वहाँ से इन्होंने एक स्टार्ट लिया, शुरू में फीलिंग ज़रूर थी कि अच्छे बॉलर हैं, इतने आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे, वो एक ज़हन में नहीं था। लेकिन शाजी इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 13 में उन्होंने IPL में डेब्यू किया और वो शुरू से ही बहुत ज़बरदस्त बॉलर नजर आए, लेकिन उनको ODI का डेब्यू मिला 2016 में जाकर, यानी 3 साल उसके बाद भी लगे। हमारे यहाँ होता तो आप पहले सीजन में ही प्लेयर को खेलते हुए जी, लेकिन मैं वही फील कर रहा हूँ कि इस तरह के आउटस्टैंडिंग, ये ऑर्डनरी बॉलर नहीं है, ये वो बॉलर हैं जिनका इंडिया की कभी भी क्रिकेट की हिस्ट्री इंडिया की लिखी जाएगी तो इनका नाम जरूर आएगा। मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट इंडिया इज एवर प्रोड्यूस। आप कपिल देव को देख लें, आप पीछे चले जाएं, इनके जो जो जबरदस्त किस्म के बॉलर थे, ना उनके पास इतनी स्पीड थी, ना उनके पास इतनी वैरायटी थी। और जो आपने बात की है कि इनका यार्कर, और जब ये बैकफुट पे लेके जाते हैं ना बैट्समैन को, वहाँ उसके लिए मसला बनाते हैं ना, वो आउटस्टैंडिंग मतलब है, एक देखने वाला सीन होता है कि जिस तरह ये खिलाते हैं बैट्समैन को और जिस तरह ये बैट्समैन को आउट करते हैं और पूरा ये ट्रैप करते हैं। ये नहीं है कि बैट्समैन इनको आसानी से खेलता है। बुमराह को मैंने देखा है कि वो चंद बॉलर्स में से हैं, जिस तरह वसीम अकरम का एक ज़माने में तूती बोलता था और वसीम अकरम एक ज़माने में बहुत आउटस्टैंडिंग होते थे। इनको खेलना बहुत मुश्किल है बैट्समैन के लिए, अच्छे बैट्समैन के लिए मुश्किल है, और वो पूरी कंसंट्रेशन से खेलेगा तो इसको खेल सकेगा, वरना नहीं खेल सकेगा। और ये बुमराह की जो मैं कहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन है फॉर इंडियन क्रिकेट एंड इवन फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। देखिए कोई भी अच्छा अगर प्लेयर है, तो अंदुलकर हुआ तो वो भी इंडिया का था तो हम उसको प्रेज करते थे, बुमराह भी है तो हम प्रेज करते हैं। क्रिकेट एक डिफरेंट चीज़ होती है, उसको आपको प्रेज करना पड़ता है। जो बॉलर अच्छा है, जो बैट्समैन अच्छा है, तो कोई शक नहीं है जी। और बिल्कुल जो ICC ने ये अवार्ड दिया है बिल्कुल जेन्युइन अवार्ड है। अच्छा, हम कर सकते हैं, वो तो कर भी नहीं सकते। खैर अप्रिशिएट हमारे तो अपना देखें ना, अपना एक ज़र्फ होता है। इसमें 2016 का आपने डेब्यू, सॉरी कप्तान, 2016 का जब डेब्यू की बात की, मुझे याद है उसके बाद आपको याद है चैंपियंस लीग एक नाम का टूर्नामेंट होता था। मसला वहाँ से फिटनेस का इनका इशू स्टार्ट हुआ था। अगर आप उसको अहमद शहजाद के टाई चढ़ गए थे तो अहमद शहजाद ने को ठीक ठाक उसके अंदर फैंटी लगाई थी। लेकिन उस वक्त जसप्रीत बुमराह की जो अपना पेस की बात करें, तब एक नया टैलेंट था, 131-132 थी और ज़्यादा शॉर्ट पिच डिलीवरी पे करते हैं। अब अगर जसप्रीत बुमराह की देखें, ऐसा फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, जब आप अपना एक विकेट के ऊपर, हम तो कहते हैं ना गुड लेंथ का एक स्पॉट हमने पकड़ा हुआ है, ऐसा फास्ट बॉलर वही बॉलर ज़्यादा कामयाब टेस्ट क्रिकेट के अंदर होता है जो कि 4 मीटर की रेडियस से आपको इन स्विंग और आउट स्विंग करके दे। मज़े की चीज़ इस बॉलर की है कि चाहे आप उसको न्यू बॉल दे दो, ज़्यादातर वैसे करवाते नहीं है, या अगर आप उसको ओल्ड बॉल भी देते हो, शेप जो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मज़े की चीज़ मुझे ये लगती है कि शॉर्ट पिच डिलीवरी कम, ज़्यादा उसकी मूवमेंट जो सी है फ्रंट फुट से ही बैट्समैन को खिलाता है। ये प्लस पॉइंट इसका आज तक रहा है। मुझे पता आम का इशू है, बहुत से लोग उस पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन वही उनका नेचुरल एक प्रोसेस है। जिस तरीके से खेलते हुए आए हैं, 72 विकेट्स ले चुके हैं, गवास्कर की बात करें ट्रॉफी की, लेकिन चीज़ वही है कि एटलीस्ट उनके पास टेस्ट क्रिकेट का एरिना बहुत बड़ा है। मैं उस चीज़ पर तनकीद नहीं कर रहा कि अब्बास को कंपेयर करें, इसको कर रहा हूँ। मसला ये है कि हमारे टेस्ट क्रिकेट का एरिना बहुत छोटा है।
हमारे मैचेस इतने ज़्यादा हैं नहीं लेकिन जिसमें अब आप ऐसे prove करो अपने आप उसके अंदर एक और भी सर, आप ऑब्वियसली बुमराह की परफॉर्मेंस पे भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर हम उनका मॉडल देखें और हमारा मॉडल देखें, ऑब्वियसली बहुत वास्ट डिफरेंस है। लेकिन हमारे यहाँ यही प्रायोरिटी होती है कि किसी नए को चांस देना है तो टेस्ट क्रिकेट में चांस दे दो, जो कि ऑलरेडी 7 या 8 मैच आप खेल रहे हैं। वहाँ पर अभी भी आप देखें वो इंग्लैंड के साथ T20 सीरीज़ खेल रहे हैं, आपको तकरीबन सारे नए नाम नज़र आ रहे हैं, जबकि उन्होंने अपने प्राइम प्लेयर्स जो हैं वो प्लेयर्स खुद भी अपने आप को टेस्ट के लिए रिजर्व कर रहे हैं, और बोर्ड की भी यही पॉलिसी है कि इनको टेस्ट क्रिकेट के लिए रिजर्व करें। देखिए वो लॉन्गर फॉर्मेट की बहुत कदर करते हैं, और T20 फॉर्मेट में जब उनका प्लेयर बाकी पूरा साल बड़ी क्रिकेट खेल रहा होता है तो वर्ल्ड कप के लिए वो जिस मर्जी को वापस बुला लें। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है, हम T20 सबको खिलाते रहते हैं, टेस्ट के लिए एंड पे कोई फ्रेश रहता ही नहीं है। तो ये इस मॉडल को हमें बदलना पड़ेगा, पर हमारा टेस्ट क्रिकेट अभी इतना लोड भी नहीं है। हम लोगों की क्रिकेट अगर आप देखें तो कंपैरिजन कोई है ही नहीं कि नंबर ऑफ टेस्ट जो वो लोग खेल रहे हैं और जो हम लोग खेल रहे हैं। तो आई थिंक एक तो ये चीज़ है, और बिल्कुल मैं शाजी की बात से एग्री करती हूँ। आई थिंक जिस तरह का टैलेंट और जिस तरह की स्किल जसप्रीत बुमराह के पास है, ये वंस इन अ जनरेशन टाइप ऑफ टैलेंट होता है। ये इतनी कुछ छोटी बात नहीं है जिस एरा में वो खेल रहे हैं। और मतलब मुझे ये तो खाली जसप्रीत बुमराह की बात करें, पर रोहित और विराट भी जब छोड़ेंगे और साथ बैटिंग में भी कमी आए और बॉलिंग में भी कमी आए, तो इंडिया ऑब्वियसली बहुत उनके पास पीछे बैकअप्स मौजूद हैं, पर इन सबको स्पेसेस फिल करना इतना आसान नहीं होगा। पर डेफिनेटली आई थिंक हम अगेन बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें, जो शाजी ने भी बात की कि वहाँ पे ना रोहित चल रहे थे ना विराट कोहली चल रहे थे, तो मेन ओनस आपकी बॉलिंग से आप बहुत ज़्यादा उसको जसवाल बैटिंग में चल रहे थे और बाकी आपकी बॉलिंग से बुमराह ही लीड कर रहा था। तो आई थिंक ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग फीट है कि इतनी बड़ी एक ऑस्ट्रेलिया की बैलेंस टीम, जिसको आपको सारे जब सिलेंडर्स आपके चल रहे होते हैं उसके साथ भी बीट करना इतना मुश्किल होता है, लेकिन आपके दो मेन बैटर्स चल ही नहीं रहे, बाकी भी कोई बहुत रन, उसके बावजूद आप जैसे पहला ये लोग टेस्ट जीते हैं। आई थिंक बहुत इनका कैलिबर बहुत ज़्यादा है। इवन कप्तानी के प्रेशर के बावजूद कप्तानी तो उन्होंने बहुत एंजॉय की है। कप्तानी तो ये 100% वो प्लेयर लगते हैं जो कप्तानी में और भी बेहतर परफॉर्म करते हैं। तो ये भी इंडिया को आगे देखना होगा। ऑब्वियसली पहले तो इंजरी से ये वापस आएँ और अपने आप को पूरी तरह फिट करें। इनके रिहैब प्रोग्राम्स बड़े अच्छे होते हैं, इनकी रोटेशन भी बड़ी अच्छी रही। अगर आप T20 वर्ल्ड कप से पहले देखें तो हार्डली कोई मैच खेल के ही आ रहे थे, काफ़ी लंबे ब्रेक से आ रहे थे। तो ये बड़ा सोच समझ के प्लेयर को यूज़ करते हैं और वो चीज़ भी अच्छी है उनकी। बट बुमराह डेफिनेटली आई थिंक अनदर अवार्ड, सारे अवार्ड्स बड़े डिजर्विंग है और ये भी उन्हीं में से। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें शाहजी उमर जई के बारे में मैंने आपसे ज़रूर पूछना है, क्योंकि आपने भी अफगानिस्तान का डेवलपमेंट मॉडल देखा है। जिस तरह अवैस ने कहा, राशिद और नबी की तो बहुत ज़्यादा बात की जाती है, हाल ही में मुजीब भी नज़र आए। तो वो कुछ नाम उनके हैं जो इंटरनेशनल लीग्स में खेलते हैं, तो वो एक किस्म के आइकॉन बन जाते हैं और जो जितने यंगस्टर्स आते हैं फिर वो उन्हीं को आइडियलाइज़ करते हैं। बट ऐसे मौके के ऊपर मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतना अफगानिस्तान के लिए, ख़ास तौर पर ऐसे मौके पर जहां वो एक बड़े टूर्नामेंट में भी हमें नज़र आने वाले हैं, ये उनके लिए कितना ज़रूरी है? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब ख़ासकर ऐसा प्लेयर आ जाए कि जिसका इतना नाम ना हो और ऑल ऑफ अ सडन उस पूरे ईयर में वो एक्सेल करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे। आप अगर 1.5 साल पीछे चले जाएं तो शायद ही इनकी कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी। कभी गाय बगाए इनकी कोई ऐसी इनिंग नज़र आती थी। लेकिन जब इनकी खासकर दोनों में बॉलिंग और बैटिंग की बात करूँगा, ये एक नया मेरा ख्याल है उन्होंने एक नया दिया है अफगानिस्तान क्रिकेट को, होप दी है उन्होंने कि कम से कम अगर देखें टॉप के अपर नबी नहीं भी हैं, ऑलराउंडर आपके पास कोई एक्सेप्शनल नहीं भी है, तो कम से कम पीछे आपके तैयार होते हैं। देखें रिसोर्सेज अफगानिस्तान के इतने ज़्यादा नहीं है ना, उनका इतना ज़्यादा एक्सपेंड हुआ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है कि जिसमें हम कहें कि बहुत ज़्यादा उनका पीछे बैकलॉग है या बहुत ज़्यादा प्लेयर हैं वो तैयार हो रहे हैं। लेकिन जो भी आ रहा है कम से कम उन इंटरनेशनल अरीना पे इम्प्रेस ज़रूर कर रहा है। और एक आध साल खेलने के बाद ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि ये अज़मतुल्लाह जो हैं, ये थोड़ा अरसे खेलने के बाद अब इनकी जो परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन बेहतर हो रही है। उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, कोई शक नहीं है, रन्स भी किए, विकेट्स भी ली और एक अच्छा एक मैं कहता हूँ कि फ्यूचर है अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, जो कि अफगानिस्तान को चाहिए। एज अ टीम अफगानिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है जी। ये भी साथ देखें कि इन्हीं बिट्स एंड पीसेस की वजह से, इन्हीं कंट्रीब्यूशंस की वजह से अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस, ख़ासकर ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, T20 हो, वनडे हो, उसमें काफ़ी बेहतर रही है, जो कि शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट अफगानिस्तान की T20 से निकल के वनडे में भी आ जाएगी, जो कि वो दिखा रहे हैं।
इसमें सिर्फ एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि अज़मतुल्लाह उमर ज़ई का जो मुझे लगता है जो सही रिवाइवल सही समझ आया वो जब इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर किया गया। पहले इनको अगर आप देखें शुरू में करियर में ज़्यादा बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जब 3-4 नंबर पे इनको रेगुलरली भेजना शुरू किया, अब शफल भी कर देते हैं, बट वहाँ पर जब इन्होंने 50 और ज़रा रन्स करने शुरू किए तो वहाँ से इनकी एक कॉन्फिडेंस आया। तो कभी कभी ये भी होता है कि प्लेयर को वो अपॉर्चुनिटी उस राइट टाइम पे मिल जाए तो उसका जो ओवरऑल पोटेंशियल होता है वो खुल के सामने ये वही बात उन्होंने की। और तिलक वर्मा ने जो साउथ अफ्रीका में अपने कप्तान से कहा, सूर्या कुमार से, कि आप मुझे 1 डाउन भिजवा के देख लें और 1 डाउन में मैं परफॉर्म करूंगा। वो 1 डाउन गया और उसने अभी वहां से हटने का नाम ही नहीं लिया। बिल्कुल। हमारे यहाँ कह सकते हैं आप कप्तान को कि मैं 1 डाउन जाना चाह रहा हूँ, मुझे वो साथ ही कहता हूँ दरवाजा बंद। लेकिन वैसे ये क्योंकि ऑब्वियसली हम उनको प्रेस तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीम को फिर आप टूर्नामेंट में कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ा अहम मरहला है उनके लिए भी। देखिए अफगानिस्तान की, अगर आप अफगानिस्तान की बात करें ना, अगर आप अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो मैंने कहा कि मुझे सिर्फ एक शिकायत होती है आईसीसी से, वो है कि टेस्ट क्रिकेट का जो एक सेटअप है आपने बहुत जल्दी उनको दिया, जो टेस्ट क्रिकेट का एक स्टेटस है। T20 या वनडे की बात करूं, वन ऑफ द फिनोमिनल साइड्स। अगर मुझे याद है कि चाहे वो आईसीसी इंटरकॉन्टिनेंटल कप एक होता है 4 डे का, वहाँ पर भी अफगानिस्तान एज सच इंप्रेसिव नहीं रही, सिवाय इनके पास एक नूर अली बैट्समैन होता था जहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आपको नजर आती थी। लेकिन अब आप बात करें, हशमतुल्लाह ज़ज़ाई इनके पास मौजूद हैं। मिडल ऑर्डर की बात करें, आपको पता है इनके पास स्टेबिलिटी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जो उसने ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर की थी, स्टेबिलिटी आपको नजर आती है। लेकिन अगर आप बॉलिंग यूनिट एज कंपेयर करें, इनका स्टार्ट ऑफ द, मुझे याद है जब अरीना इनका स्टार्ट हुआ था, जब कबीर खान हमारे कोच होते थे, तब ये बैंक करते थे अपनी पेस बैटरी के ऊपर। हामिद इनके पास थे, आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप के अंदर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने साउथ अफ्रीका को नीचे लगा दिया हुआ था। मुझे आज भी याद है जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, हामिद उसके अंदर पेस बैटरी थे, उसके बाद शाहपुर थे। फिर जब स्पिन बॉलिंग ऑप्शन इनके पास आप देख लें, इनके पास एक से एक पीछे बैकअप बैटरी मौजूद है। अंडर 19 अभी जो टूर्नामेंट इनका खत्म हुआ था उसमें भी आपको पता है नूर अली एक लड़का इनका, इनके पास 3-4 लड़के ऐसे मौजूद हैं जो कि इस वक्त आपके जो मेन जो प्लेयर्स हैं उनको रिप्लेस कर सकते हैं। T20 का बहुत तगड़ा इनका फॉर्मेट है। लेकिन अगर लॉन्गर फॉर्मेट की बात करें तो इनको अभी भी शायद मैं कहता हूं कि थोड़ा सा ग्रूमिंग की जरूरत है। अच्छी बात है कि इनको मैचेस बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अगर आप बात करें, पाकिस्तान विकेट्स थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, लेकिन जब आप यूएई कंडीशंस की बात करते हैं, इनका होम कंडीशन रहा है, होम ग्राउंड इनका शारजाह स्टेडियम रहा, उसके बाद ये इंडिया चले गए थे। उस कंडीशन को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपको पता है पाकिस्तान को और बड़ी से बड़ी टीम को इन्होंने फंसाया है। अगर ये इतने कम अरसे के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे सकते हैं, पाकिस्तान को शिकस्त दे सकते हैं, तो आप लगाएं कि अपना इनके अंदर जो एक दमखम है वो कितना मौजूद है। मुझे अच्छी चीज़ जो लगती है, जो भी मामला हो, इनका जो स्ट्राइक रेट है वो कभी नीचे आया नहीं है। इनका जो एक वे ऑफ प्ले है वो एक ही किस्म का ही एग्रेसिव खेलते हैं और उसमें इनको बहुत से ज्यादा जो उनसे उम्मीद भी। लेकिन वैसे ओवर द ईयर्स थोड़ी सी हमें वो एक बहुत ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच भी नजर आई है। बहुत सारे बैट्समैन, इवन अगर मैं नजीबुल्लाह की बात करूं, इनकी बात करूं, थोड़ा सा वो ज़रा सेंसिबल हो गए हैं। अब मेरे ख्याल से वो उस तरफ आ गए हैं कि इनिंग्स बिल्ड कैसे करनी है। ये बड़ा वाज़ेह फ़र्क होता है। बताया ना कि आपका सबसे बड़ा, मुझे याद है कि करीम सादिक इनके ओपनर होते थे। करीम सादिक के बाद जो उनसे आपको ज़्यादा नजर आता था सेमनेस किस्म की, जो हम बात पाकिस्तान टीम में भी करते हैं कि यार स्टेबिलिटी नहीं है, सिवाय नौरोज मंगल के आपके पास इनके पास मौजूद नहीं था। लेकिन अब आप देखें ना कि आपके पास ओपनिंग डिपार्टमेंट से लेके आप मिडिल ऑर्डर के अंदर आ जाएं, जब भी हम उमर ज़ई की बात कर रहे हैं, आप बात कर लें हशमतुल्लाह की बात कर लें, इनके पास स्टेबल बैट्समैन मौजूद हैं जो कि पोजीशन जो चौथी पांचवी पोजीशन है उसको पता है कि मैंने अगर स्टेबल इनिंग्स कैसे खेलनी है। ओपनर्स की बात करें, गुरबाज के साथ जो लड़का ओपन करता है उसको भी देखें, बड़ा एक स्टेबल आपको इनिंग्स आपकी नजर आती है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जितने मैचेस इनको मिल रहे हैं, मुझे याद है एक टाइम आया था कि अफगानिस्तान को लोग रेट नहीं करते थे, कहते थे कि यार ठीक है अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है तो आप अपनी नॉर्मल टीम को खिला लें। मैं तब बात कर रहा हूँ जब इनको नया नया स्टेटस मिला था T20 का। लेकिन अब आप अफगानिस्तान की बात करें तो लोग प्रॉपर आपको पता है स्ट्रॉन्ग साइड अपनी भिजवाते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग साइड्स को बीट किया है। अगर सेटअप इनका अच्छा हो जाए, ये बहुत डेंजरस साइड है। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। देखिए, आपने बात की कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या रोल होगा इनका या किस तरह खेलेंगे, ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उनका बहुत टफ पूल है। उनके साथ इंग्लैंड है, उनके साथ साउथ अफ्रीका है, उनके साथ ऑस्ट्रेलिया है। एक तो उनका पता लगेगा कि अफगानिस्तान इस वक्त टीम कहाँ स्टैंड करती है, क्या वो कंपटीशन इन तीनों को दे सकते हैं। ये तीनों बड़ी टफ टीम्स हैं, आपको पता है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो ग्रुप मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान का ग्रुप रादर मैं समझता हूँ थोड़ा इजी है, वो ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। उसमें से निकलना और निकल के सेमीफाइनल में आना और थ्रेटनिंग करना या साउथ अफ्रीका को हराना या हराने के करीब आना या ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करना या इवन इंग्लैंड को चैलेंज करना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। अब ये भी देखना है कि यूएई से निकल के जब पाकिस्तान में आके खेलेंगे तो पाकिस्तान में ऐसी टीम के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, क्या वो एक कंपटीशन दे सकेंगे
या वो कंपटीशन नहीं होगा जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिस तरह इन्होंने अपना एक प्रोग्रेस की है थ्रू आउट द ईयर और पिछले 2 साल में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। अच्छा, लोग बहुत से मैचेस की बात करें, मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूं कि उनका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कैसा होता है, कि वो एक बदला सा चल रहा है जो मैक्सवेल ने लास्ट टाइम उनके साथ आईसीसी इवेंट में किया था। आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। लेकिन यहाँ से हमने रुख करना है अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी, और वहाँ पर भी परफॉर्मेंसेज हैं जिनको डिस्कस करेंगे। खासतौर पर जिस तरह हमने देखा कि इंग्लैंड जो है वो भी आगे क्वालिफाई कर चुका है, इंडिया की टीम भी है, फिर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की भी बात करेंगे। तो एक तरह से अब आप बिल्कुल करीब हैं उस चैंपियन के जो कि अंडर 19 वुमेंस क्रिकेट का चैंपियन बनेगा। लेकिन इसमें परफॉर्मेंसेज बड़ी मैटर करती हैं, और मैं स्टैट्स पर नजर मार रहा था, तो अगर आप स्टैट्स देखें तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में इंडिया डोमिनेट एक बार फिर कर रहा है। तो गोंगदी त्रिशा हैं जिन्होंने 230 रन बनाए हैं, और साथ ही साथ वैष्णवी शर्मा जो 12 विकेट्स अब तक ले चुकी हैं, और हैट्रिक भी उन्होंने की, तो उस बारे में भी हमने पहले बात की थी। लेकिन जो त्रिशा हैं उनके लिए एक और आइकॉनिक फिगर ये है कि 155 के स्ट्राइक रेट से वो खेलती आ रही हैं इस टूर्नामेंट। मैं आपको बता रही थी, मैं जब आके एशिया कप में देखा इंडिया की टीम को, तो इनके टॉप ऑर्डर त्रिशा हैं, कामिनी हैं, कामिलिनी, ये लोग इस तरह के प्लेयर्स हैं, ये सीनियर टीम्स में भी जाके खेल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं। तो मैं बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ कि इनके नाम आ रहे। 100 भी गालिबन इन्होंने पहला कर दिया है इंडिया की तरफ से अंडर 19 में। तो बहुत ही अच्छी टीम है और अभी तक अनबीटन भी रही है। बाकी किसी टीम, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ा क्लोज गया, फिर पिछली दफ़ा बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, इस दफ़ा एक बॉल पे, आखिरी बॉल पे ऑस्ट्रेलिया जीता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश भी अब बाहर हो गया। बट बांग्लादेश की भी अच्छी टीम थी। बट साउथ अफ्रीका की इसमें से मैंने टीम नहीं देखी, बट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया आपको पता है वो भी बिग बैश से अंडर 19 लड़कियों को बड़ा एक्सपीरियंस रहता है। पर इंडिया की मेरे ख्याल से आउट एंड आउट इस वक्त सबसे बेहतरीन टीम होगी, और बिल्कुल मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि ये इस तरह की डोमिनेट कर रहे हैं चार्ट्स को। और तब भी मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ कि अगर ये टाइटल को डिफेंड करने में भी कामयाब हो जाते हैं। पिछला भी अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था। 11 सपोर्ट स्टाफ है इनके साथ। जब मैं एशिया कप में गई, हो सकता है वर्ल्ड कप में और बढ़ गए हों। 11 तो सपोर्ट स्टाफ थे। नौशीन अल कदीर जो इनकी स्पिनर थी इंडिया की, वो पिछले वर्ल्ड कप से लेके इस वर्ल्ड कप तक वही कोच हैं। और बीच में इनका प्रॉपर सिस्टम रहा है, इनकी एकेडमीज़ लगती रही हैं, ये मैचेस खेलती रही हैं, ये लीग्स खेलती रही हैं। तो पूरा साल ये लोग, मोस्ट ऑफ द ईयर ये बच्चियाँ बिजी रही हैं। और हम लोग उसके बरक्स, हमने 21 दिन का कैंप करके एहसान जताया उनके ऊपर कि जी हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। तो अफसोस होता है क्योंकि कोई भी एट द एंड ऑफ द डे जिस वक्त लोग बैठ के एनालाइज कर रहे होते हैं कि ये शॉट कैसा खेला है, इनकी टेक्निक ठीक नहीं है, इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं है, उस वक्त कोई भी ये सोचता नहीं है कि उनको कितनी प्रैक्टिस दी गई, उनकी कितनी तैयारी कराई गई। तो हम लोग काफ़ी पीछे रह चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, साउथ अफ्रीका का पाथवे प्रोग्राम में भी बड़ा नाम आता जा रहा है। वेस्ट इंडीज़ भी बुरी टीम नहीं है, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत काम किया अपनी वुमेंस टीम पे। श्रीलंका की भी 1-2 प्लेयर्स बहुत अच्छी लगी मुझे। तो हमें भी करना पड़ेगा, अदरवाइज हम इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा, इसमें अमेरिका का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, बिकॉज यूएस हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग टीम। ये उनका पिछला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉश आउट ना होता तो शायद वो भी क्वालिफिकेशन के करीब थे। बट ऑब्वियसली अगर आप पहले वर्ल्ड कप का एनालिसिस देखें तो एक बहुत अच्छा टैलेंट उनके यूथ लेवल पर नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, नाइजीरिया ने हरा दिया, मैं हाथ से न्यूजीलैंड को हराया था। तो ये किसी वक्त भी आप वुमेंस क्रिकेट में, ख़ास तौर पे वुमेंस क्रिकेट में आप इजी नहीं हो सकते, बिकॉज कंपटीशन इतना करीब है हर टीम का कि जो भी उस साल बेहतर मेहनत करेगा, उन प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, तो आपको रिजल्ट बहुत फ़ौरन मिल जाता है। और यही बात मैं हमेशा बोर्ड से करती रही हूँ कि मेंस क्रिकेट में आप इतने डॉलर्स लगाएंगे, आपको एक पोजीशन की इंप्रूवमेंट मिलेगी, उसकी 50% भी आप वुमेंस क्रिकेट में लगा लें, वो 3-4 स्टेप ऊपर जा सकते हैं। इतना, ये एक पुराने पहले ज़माने की बात है, 10 साल पहले। अब वुमेंस क्रिकेट में भी आपको बहुत पैसा लगाना पड़ेगा सीनियर लेवल पर अगर आप अंडर 19 में आ जाए, मैं फिर भी इस पर स्टैंड करती हूँ। आप अंडर 19 में 30% भी आप जो मेंस अंडर 19, बॉयज़ अंडर 19 पे लगाते हैं, उसका 30% भी लगाएं। आप जो अगला वर्ल्ड, जब पाकिस्तान में अंडर 19 का वर्ल्ड कप है, उसमें आप सेमीफाइनल खेल सकते हैं। जी अवैस साहब, लगा दें आप 30%। आप तो उन कॉरिडोर्स में होते हैं, कह दें को पॉलिसी बना दें ऐसी। मैंने थोड़ी अपनी जेब से देने मसला यार सारा, मैंने कहा ना जिस वक्त रीवैम की बात आती है, जब वो एक मीटिंग अपना ऑर्गेनाइज की गई थी, मैं फिर वही रिपीट करूंगा, उसमें कोई ना आपके यूथ स्ट्रक्चर से था, ना आपकी कोई फीमेल क्रिकेट से जो स्ट्रक्चर उसमें से मौजूद था उसके अंदर जब रीवैम की बात होती है। आज भी अनफॉर्चुनेटली कि हम लोग सेकंड टियर सब्जेक्ट इसको डील कर रहे हैं कि आपने वुमेंस टीम अंडर 19 की स्पेसिफिकली बात करूं, इसलिए आप खिला रहे हैं कि कप्तान तो गलत नहीं, कि आईसीसी का एक रूल है कि आप मेंस टीम नहीं कर सकते, इसका मतलब कि आप मजबूरी के तहत खिला रहे हैं। मैं खुद भी इस चीज़ पे, जिस दिन मैच हमारा था अपना जो लास्ट मैच था, तो मैं कप्तान से बात कर रहा था, मैं कहा वो जो ओपनर थी उसका फ्रंट फुट नहीं नजर आता था, लेकिन यार
तनकीद किस चीज़ पे करूँ? 21 दिन का कैंप लगता है, उन बच्चियों का कसूर नहीं है। देखें ना, उनके पास एक्सपोजर है। मुझे बताएं उस 21 दिन के अंदर उन्होंने कितने मैचेस खेले होंगे, प्रैक्टिस मैचेस की बात करें, या कितना मेंटली इतना तैयार होंगी इतने बड़े इवेंट के अंदर जाने के लिए। इवन आपकी टीम मैनेजमेंट को नहीं पता कौन क्या स्ट्रेंथ रखता है। हमारे वुमेन्स टीम मैनेजमेंट स्पेसिफिकली जब आप यूथ क्रिकेट की बात करते हैं, लिटरली आपका जो कोच है ना, उसको ये नहीं पता होता कि मैं अगर 15 दिन का कैंप लगा तो उसके 15 दिन के बाद मैं कोच होऊंगा नहीं होऊंगा। ये कोचेस भी चेंज होते रहे हैं कि कंसिस्टेंसी आपको नजर नहीं है यहाँ पर। मसला फिर दूसरा आता है, आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को इंडिया ऑस्ट्रेलिया वगैरह के साथ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लाइफ पर क्रिकेट टूर्नामेंट होता है यूथ के लिए, 80 to 70% फीमेल क्रिकेटर्स जो सी उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, रेस्ट आपके लड़के होते हैं वहां पर। इंडिया की बात करें, साल डेढ़ से वही सेटअप उनका चल रहा है। कोचिंग स्टाफ की आप बात करें, फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं। चलें ये तो नेशंस है ना जो कि टेस्ट नेशंस है, मैं नॉन टेस्ट नेशन पे आता हूँ, यूएई की बात करता हूँ। एक फास्ट बॉलर, मैं उनका मैं नाम भूल गया, जो टॉल फास्ट बॉलर अभी इंग्लैंड के लिए खेल रही है यूएई में। 2014 की बात कर रहा हूँ, वहां से वुमेन्स के लिए स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी स्कूल्स के अंदर, जहां पर लड़कियों ने इंडल्ज किया था अपने आप को स्पोर्ट्स के अंदर, खाली क्रिकेट नहीं, डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। आज भी आप उठा के देखें, यूएई शायद 2 दिन के बाद कोई ना कोई सीरीज खेल रहा होगा। हमारी लड़कियां सीरीज नहीं खेलती हैं। सबसे बड़ा मसला है फिर जब ड्रॉप होती हैं लड़कियां स्क्वाड से। अब अंडर 19 की मैं तनकीद कर रहा हूँ, लड़की बेचारी ड्रॉप अगर होती है, मुझे बताएं कि उसने वापस किस तरीके से आना है। पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट होता है लड़कियों का, उसमें उसने परफॉर्म करना है, उसमें वापस आना है। मेंस का तो साइकिल चलता रहता है, उसने वापस आ जाना है। हमें देखना पड़ेगा, अगर आप चाहते हैं कि फीमेल क्रिकेट के अंदर भी आप जाके दुनिया के अंदर जाके नाम कमाएं, आगे ओलंपिक्स में क्रिकेट आ रही है, तो आपको इस पे इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको स्कूल क्रिकेट पे करनी पड़ेगी। मोहित शाह साहब, इतनी मीटिंग्स भी होती हैं जिसका जिक्र मैं और आप भी करते रहते हैं, हम आपसे वो खबर भी लेते हैं, लेकिन उन कॉरिडोर्स के अंदर कहीं भी वुमेन्स क्रिकेट को एक प्राइमरी सब्जेक्ट नहीं बनाया जा रहा अभी तक। देखें, हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा, और ये आल्सो पार्टिसिपेटेड का जो टैग है ना, ये ख़त्म करना पड़ेगा। अब अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान आल्सो पार्टिसिपेटेड, ये वाला काम नहीं चलेगा सर। ये इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, और उसका सिस्टम किस तरह होगा। ये नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन आप एक कहेंगे जी आपकी टीम आ जाएगी। देखें, इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप ग्रास रूट्स पे, आप स्कूल कॉलेज में किस तरह टैलेंट हंट करते हैं। लड़कियों की क्रिकेट की बात मैं कर रहा हूँ, क्या कोई इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है, क्या कोई इंटर क्लब कंपटीशन हो रहा है, क्या कोई एकेडमीज ऐसी इस्टेब्लिश हुई हैं। जिस तरह मैं इंडिया की बात करूं, कंपेयर करूं, तो आज आपको इंडिया में, जिस तरह मैम ने भी कहा, इंडिया में आपको ऐसी ऐसी प्लेयर नजर आती हैं, बंदा कहता है कि ये तो स्ट्रेट अवे दे कैन स्टेप इनटू द नेशनल साइड। तो आप पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही, मैं अंडर 19 का लेवल देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कभी क्रिकेट खेली है। देखें, आप देखें, इसमें कोई मजायका नहीं है कि इसको हमें ठीक करना है तो इस पर सीरियस होकर सोचते हैं, क्योंकि अब वुमेन क्रिकेट भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेन क्रिकेट इंपॉर्टेंट है। ये अवैस ने भी बात की कि देखें आगे ओलंपिक में हमने जाना है, तो ओलंपिक में वुमेन क्रिकेट का भी गोल्ड मेडल होगा ना जी। जिस तरह मेन क्रिकेट का गोल्ड मेडल होगा, वुमेन क्रिकेट का भी गोल्ड मेडल होगा। हमें कुछ तैयारी अभी से करनी है, और ये तैयारी आपकी जूनियर स्ट्रेंथ से शुरू होती है। आपकी कुछ जूनियर एकेडमीज बनाएं, कुछ इंटर स्कूल कंपटीशन आप कराएं। इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है, वरना तो ये काम नहीं होता ना जी। इन्वेस्टमेंट करें आप, और इन्वेस्टमेंट भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये इज अ गुड क्रिकेट बोर्ड। जी जी जी, और अच्छा खासा मैं कहता हूँ फाइनेंशियली स्ट्रांग क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का, और हर क्रिकेट बोर्ड स्ट्रांग है, क्योंकि आईसीसी की इवेंट से उनको काफी ज्यादा उनकी शेयर आते हैं। रेवेन्यू जनरेशन काफी है हर क्रिकेटिंग बोर्ड की, खासकर टॉप 8 क्रिकेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो फुल मेंबर कंट्रीज हैं, उनका कोई ऐसा मसला नहीं है फाइनेंस का। अब इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है, इसको एक ये ना समझें कि बस इतना कर दें जी कि पार्टिसिपेशन हो जाए, बस इतना काफी है जी पाकिस्तान की वुमेन टीम। ये नहीं, ये काम नहीं ज्यादा अरसे चलेगा। आपको पाकिस्तान की क्रिकेट को स्ट्रांग बनाना है, वुमेन क्रिकेट को, तो आपको ग्रास रूट से, ये मैं एक पहले भी सजेशन दी और आपको, कि अंडर 13 अंडर 12 लेवल पे लड़कों के साथ आपको लड़कियों को का कंपटीशन उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा। कोई और सिस्टम कर लें, अंडर 12 कर लें, ये कर लें कि जी अंडर 13 लड़की होगी, अंडर 11 या अंडर 12 जो है वो लड़का होगा। इस तरह का कोई सिस्टम करके उनको स्ट्रांग करना है आपने, उनको ऐसा आपने नो हाउ देनी है क्रिकेट की, ऐसी टेक्निक उनकी डेवलप करनी है, ऐसी उसकी उनकी फिटनेस डेवलप करनी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेलने जाएं तो पता लगे कि कोई टीम खेल रही है, जो कि मैं अंडर 19 को एशिया कप में भी नहीं देखा और ये वर्ल्ड कप में भी बिल्कुल। बट जिस तरह आपने कहा, आई थिंक ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, जिस तरह उन्होंने भी कहा कि नॉट फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन ओनली, अब आपको उससे आगे सोचना है। बट बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब, वैसे आपका बहुत शुक्रिया सना मीर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। जाने से पहले फिर हम आपको याद दहानी कराएंगे कि टिकट्स आपने जो हैं वो वेबसाइट से खरीदनी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खास तौर पर, और ये याद दहानी हम आपको कराते रहेंगे। मुझे और टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।